नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे न्यूज एट द रेट 9 की। और इसी बीच बड़ी खबर, खाड़ी देशों से बोरिया बिस्तर समेटने लगा है पेंटागन। सूत्रों के हवाले से खबर, द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बड़ा दावा कि ईरान युद्ध के दौरान यूएस ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। यूएस बेस ठीक करके सैनिक तैनात किए जाने पर रिपोर्ट है। और देखिए, हालांकि रक्षा मंत्री पीटर हेग्स ने इतने आदेश जारी नहीं दिया है। ऐसे में यूएस सेंट्रल कमांड के तहत 40,000 सैनिक गल्फ के 20 ठिकानों पर तैनात हैं। बहरीन, कुवैत, कतर समेत खाड़ी देशों में मौजूद है यूएस बेस। तो देखिए, जॉर्डन, सऊदी अरब में भी यूएस बेस है। ईरानी हमलों में अमेरिका के 15 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, खाड़ी देशों में सैनिक मारे गए तो बोरिया बिस्तर वहां से बांध कर जाना होगा। खाड़ी देशों से बोरिया बिस्तर समेटने लगा है पेंटागन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो देखिए किस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब वहां से पेंटागन अपना पूरा बोरिया बिस्तर समेटने लगा है। यूएस बेस ठीक करके सैनिक तैनात किए जाने पर रिपोर्ट है। तो देखिए, खाड़ी देशों से बोरिया बिस्तर समेटने लगा पेंटागन, ऐसी जानकारी। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच में ये बड़ी खबर सामने आती हुई नजर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से यूएस बार बार दावा करता हुआ कि ईरान ने अपने घुटने टेक दिए हैं, ईरान समझौते को तैयार किया, लेकिन ईरान की तरफ से बार बार इस दावे को खारिज किया जाता है। लेकिन इसी बीच जहां जहां पर यूएस के सैनिक तैनात हैं वहां से बोरिया बिस्तर समेटने लगा पेंटागन, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। तो देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर फिर सियासी भूचाल गए। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ और सरकार ईरान समर्थकों के बीच में टकराव तेज हो गया है। अदालत ने इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए। साथ ही परिवार से नियमित मुलाकात और बेटों से फोन पर बातचीत की इजाजत दी। लेकिन इसी बीच इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने करीब 9 महीने बाद अदयाला जेल में उनसे मुलाकात की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी। सरकार का कहना है कि निजी अस्पताल में इलाज का आदेश जेल व्यवस्था और कानून के लिए नई मिसाल बन सकता है। तो सवाल बड़ा है कि क्या इमरान खान की जेल से बाहर आने की राह खुल रही है? क्या अस्पताल शिफ्टिंग किसी बड़ी राजनीतिक रिहाई की शुरुआत बनेगा? और इमरान के परिवार की जेल में हुई मुलाकात के बाद पाकिस्तान की सत्ता में क्यों बेचैनी बढ़ चुकी है? पाकिस्तान सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार का कहना है कि वो अदालत के आदेश में बदलाव की मांग करेगी। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने बताया कि सरकार इस मामले में कानूनी रास्ता अपनाएगी। इससे इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार और अदालत के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। ये जिस तरीके से एक तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है, मगर वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कल वज़ीर कानून ने भी इस पर बात की, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से हुकूमत ये समझती है कि बिल्कुल नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होनी चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो इस तरह का सेट अगर होना है तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि तमाम कैदियों को क्या वो हक हासिल है या नहीं है। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये एक कानूनी और एक सेहत का मामला है, इस पर सियासत ना की जाए और इससे गुरेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि इमरान खान को 48 घंटे के अंदर अदयाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ले जाया जाए। अदालत के मुताबिक इमरान खान को 16 सितंबर तक मेडिकल निगरानी में रखा जाना था। कोर्ट का ये फैसला उनकी सेहत से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए आया। इमरान खान के परिवार और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। याचिकाओं में कहा गया था कि 2023 से जेल में रहने के दौरान उनकी सेहत खराब हुई है और उन्हें आंखों से जुड़ी परेशानी भी है। इन्हीं दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और अदालत ने अस्पताल में इलाज कराने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल इलाज के अलावा इमरान खान के लिए कुछ दूसरी सुविधाओं का भी आदेश दिया।
इसके तहत उन्हें हर हफ्ते परिवार के लोगों से मिलने की अनुमति देने और अपने बेटों से फोन पर बात करने के निर्देश भी दिए गए। अब पाकिस्तान सरकार इस आदेश में बदलाव चाहती है। कानून मंत्री के बयान के बाद से ये साफ नहीं है कि सरकार अस्पताल भेजने के आदेश के किस हिस्से में बदलाव की मांग करेगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सेशन से बाहर निकला, मुझे नहीं पता ख्वाजा साहब क्या नून लीग की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अस्पताल सब यार जान छुड़ाओ मेरी। ख्वाजा साहब क्या नून लीग की हुकूमत ने इमरान खान की सेहत के साथ खेला है कि आज सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा है कि आपकी हुकूमत ने इमरान खान की सेहत के साथ खेला है? क्या इमरान खान की सेहत को इस तरह से कोई जायज सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करनी पड़ी है? सर आपको पता तो होगा, आपने देखा तो होगा सोशल मीडिया पर। इधर इमरान खान ने 9 महीनों में पहली बार रावलपिंडी की अदियाला जेल में पहली बार अपनी पत्नी और अपनी बहन से मुलाकात की। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बहन नूरिन नियाजी ने इस साल पहली बार उनसे 15 मिनट तक मुलाकात की। जेल के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया कि दोनों की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जहां उन्होंने उनकी सेहत और दूसरे मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि नूरिन ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने को कहा गया था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दुआएं सुनी, सारी दुनिया दुआएं कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमारा, आपको पता कितने महीनों के बाद हम और ये अडियाला में सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगे आज। अल्लाह का शुक्र, मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के दिल में भी अल्लाह ने डाला, वरना चक्कर तो हम अदालतों की तरफ से। जेल में बंद इमरान खान को जस्टिस शाहिद वाहिद की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाज के लिए इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में शिफ्ट कराने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि 2019 में भी इमरान खान से जुड़े एक मामले में जस्टिस वाहिद का नाम सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और वहीं एक पाकिस्तानी मौलवी ने दावा किया है कि लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने कश्मीर में 10,000 आतंकवादियों को भेजा था। इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई। हाफिज सईद का नाम भारत की कई प्रमुख आतंकी मामलों की जांच में सामने आ चुका है, जिसमें कि 26/11 मुंबई आतंकी हमला और 2025 का पहलगाम आतंकी हमला शामिल है। इस बयान के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क और जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ने पाकिस्तान ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। इन बनारसी ठगों ने कहा ये पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमें पालता है, अल्लाह ने टीए पे चुप कर दिया। सुनो, यही हाफिज सईद ने कुर्बानी दी, आज वो जेल में है, मगर ये पाकिस्तान का पहला कैदी होगा जिसकी गवाही देने वाला कोई नहीं था, मगर उसको सजा दी सिर्फ इस वजह से उसने 10,000 बच्चा कश्मीर के लिए मातरे वतन की कुर्बानी के लिए पेश किया, मगर उसको सजा देके बनारसी ठगों ने अंदर रखा हुआ है, मगर वो आज भी चुप है। ना कोई रिक्शा चलाया, ना कोई दरख्त काटा, ना किसी की दुकान का शटर तोड़ा। कितने ये कमांडो लड़के हैं, मगर आज तक इन्होंने मुल्क की चिड़िया भी नहीं मारी। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ने पाकिस्तान ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। इन बनारसी ठगों ने कहा ये पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमें पालता है, अल्लाह ने टीए पे चुप कर दिया। सुनो, यही हाफिज सईद ने कुर्बानी दी। और वहीं बिहार में आज जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के AK-47 के प्रयोग के खिलाफ राजभवन का मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और तेजस्वी यादव, मीसा यादव को डिटेन कर लिया गया। ये जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे,
और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां, बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती, और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। डिटेन करके और सबका नाम वाम सब पता वता सब ले लिए हैं, बायोडाटा हम लोग अपना सब जमा करा दिया है और उसके बाद हम लोग को छोड़ दिया गया है। छात्र और युवा पूरे देश में आक्रोशित है, खास करके बिहार में परीक्षा लीकेज एक पैटर्न बन चुका है। बेरोजगारी का दंश युवा अब झेल नहीं पा रहा, उसको रेटरिक नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। उस संदर्भ में ये मार्च पीएमएसपी को हटा दिया गया सीवान से, सर क्या कहिएगा? हटाया नहीं गया है, मुख्यालय लाया गया है, लेकिन इससे जो गंभीर सवाल है, हु अलाउड द यूज ऑफ AK-47, ये खत्म नहीं है। ऐसा क्यों होता है सर कि जब सवाल उठाए जाते हैं उसके बाद सरकार की तरफ से ट्रांसफर होते हैं या तबादला किया जाता है, नहीं किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि सरकार प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। जनता अपना दम दिखाती है तो बदलाव होता है। राजभवन मार्च का कार्यक्रम था जो गांधी मैदान से शुरू हुआ था। यहाँ पे अभी इनकम टैक्स गोलंबर पे आके वो समाप्त हो गया है। जो एक डेलीगेशन है उसको लोक भवन से समय मिला है और वहाँ पे वो मिलने के लिए जाएंगे, जो भी मांगे हैं उनको वहाँ पे वो लोग रखेंगे। और जो पूरा यहाँ तक जो कार्यक्रम था राजभवन मार्च का, लोक भवन मार्च का, वो अभी यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसके पश्चात में जिन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेन किया गया था उनमें से कुछ लोग और बाकी सभी को अभी डेलीगेशन लोक भवन की तरफ में प्रस्थान करें। पुलिस का बल का प्रयोग नहीं, बल का पुलिस ने कोई प्रयोग नहीं किया है, परंतु भीड़ इत्यादि थी तो उसमें वाटर कैनन का पुलिस के द्वारा इस्तेमाल। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोगों ने विचार किया कि जिस तरह से सरकार निहत्थे पर गोली चला रही है और यहाँ तक कि AK-47 जो छात्र अपने अधिकार के लिए, और जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ है, पूरे देश में 152 पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ में नौजवान अपने हक हुकूक के लिए और छात्र रोड पर निकले थे, उनको AK-47 से भूजा गया है, जबकि नियम के विरुद्ध है और लाठियां मारी गई। इसलिए उसके विरोध में हमारे नेता तेजस्वी यादव ने ये मार्च करने का निर्णय किया। हम लोग उसी मार्च में तिरंगा लेकर सचेत करने के लिए आए हैं। और वहीं अब बात करेंगे बारिश की। मानसूनी बारिश ने उत्तर भारत के कई इलाकों में कहर बरपा दी है। मैदानी इलाकों में उफनती नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा, तो पहाड़ों में बादल फाड़ तबाही देखी जा रही। दर्जनों शहरों में सड़कों पर कमर तक पानी भरा है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR और मध्य प्रदेश तक बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण अगले कई दिनों तक उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। उत्तर भारत में मानसून का डबल अटैक। पहाड़ों पर खतरा, मैदानों में बाढ़, शहरों में जलभराव। उत्तराखंड में दरक रहे पहाड़, हिमाचल में बंद हैं दर्जनों सड़कें, यूपी के प्रयागराज में घरों में घुस आया पानी, बिहार में नदी का कटाव इमारतों को निगलने लगा, हरियाणा में बह रही हैं पुल और मध्य प्रदेश में भी बादलों का ताबड़तोड़ अटैक। हिमालय से लेकर गंगा के मैदान तक मॉनसून का महाप्रहार। उत्तर भारत में नदियां उफनाई हुई हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तर भारत में ऐसी ही तबाही देखने को मिल रही है। शहरों में जगह जगह सड़कों पर जलभराव ने आम लोगों का जीना हराम कर रखा है।
एक तरफ पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और सड़कें बंद होने का संकट, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानों में नदियां उफान पर हैं और शहरों में जल जमाव लोगों की जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अगस्त तक उत्तराखंड में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश हुई। ताज़ा IMD बुलेटिन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में व्यापक बारिश और कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि आफत बन चुकी है। पौड़ी गढ़वाल के महर गांव में लैंडस्लाइड ने एक घर को अपनी चपेट में ले लिया। मलबे में दबे लोगों में से 3 की मौत की खबर भी सामने आई। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 124 सड़कें बंद हैं। पिथौरागढ़ में कुलागाड़ वैली ब्रिज पर चट्टाने गिरने के बाद पुल के काली नदी में समा जाने की तस्वीरों ने खतरे की गंभीरता को दिखाया है। इसका असर कैलाश मानसरोवर मार्ग पर भी पड़ा, जहां उत्तराखंड में 24 अगस्त तक भारी बारिश रुकने के आसार नहीं हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य यानी हिमाचल प्रदेश में भी हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। सिरमौर में भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। राज्य में 88 सड़कें बंद हैं। मंडी, कुल्लू और सिरमौर भारी बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में हैं। IMD ने हिमाचल में 19 से 21 अगस्त के बीच कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। यूपी की बात करें तो यहाँ 13 जिलों के 173 गांवों का बाढ़ से बुरा हाल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। IMD ने 18 से 23 अगस्त के बीच अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी में भी 21 और 22 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। करीब 13,058 हेक्टेयर क्षेत्र और 84,362 लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। प्रशासन ने अब तक 4800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में बदायूं, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, सीतापुर और उन्नाव शामिल हैं। बाढ़ का सबसे खौफनाक असर प्रयागराज में दिखाई दे रहा है, जहां बारिश का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी ही पानी है। लगातार तीसरे दिन बारिश के बाद कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया। कई घरों में बेड, सोफा, घरेलू सामान सब पानी में डूबे नजर आए। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक तक जलमग्न हो गए। वाराणसी में भी गंगा का बढ़ता जल स्तर मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट तक पहुंच गया। हालात ऐसे कि अंतिम संस्कार के लिए भी जगह बदलनी पड़ी और ऊपरी सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया। हजारों हेक्टेयर क्षेत्र पानी की चपेट में है और प्रशासन हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा चुका है। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में भी आसमान से आफत बरस रही है। गया में बीते 24 घंटे में करीब 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई जिलों के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है और बगहा में गंडक नदी का कटाव इतना तेज हुआ कि प्राथमिक स्कूल के 5 में से 4 कमरे नदी में ही समा गए। अब जो हिस्सा बाकी बचा है उस पर भी कटाव का खतरा मंडराने लगा है। बिहार में बहुत भारी बारिश पहले ही दर्ज की जा चुकी है और सक्रिय सिस्टम के कारण कई जिलों में बारिश का खतरा अभी भी बरकरार है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी मानसून एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहा है। पंचकुला और आसपास हुई तेज बरसात के बाद घग्गर नदी समेत कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। नाडा साहिब गुरुद्वारे के पास पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल तेज बहाव में बह गया। यानी पहाड़ी राज्यों में बरस रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों तक पहुंचने लगा है। पंजाब के बडियाला में नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बन चुका है। IMD के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में भी इस एक्टिव सिस्टम का असर दिख रहा है। हालांकि अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां इलाका बदलती रहेंगी। दिल्ली NCR की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसी मानसून सिस्टम से अछूता नहीं है। काले बादल, रुक रुक कर होती बारिश और जल जमाव का खतरा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। IMD के पूर्व अनुमान के मुताबिक NCR में मानसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं और लोगों को स्थानीय स्तर पर तेज बरसात, जल भराव और ट्रैफिक की परेशानियों के लिए तैयार रहना होगा। मध्य प्रदेश में भी बादलों ने डेरा डाला है। टीकमगढ़, पन्ना,
नरसिंहपुर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अति भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सक्रिय मानसूनी सिस्टम और पूर्व की तरफ बने दबाव क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की बारिश का असर मध्य भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यही वजह है कि विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल के बाद बारिश का असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने का अनुमान है। इधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान में पूर्वी और फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना दिखाई गई है। जम्मू कश्मीर में भी मानसून और पश्चिमी हिमालय की नमी मिलकर मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। आईएमडी ने 18 से 21 अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के कई इलाकों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में इसका सीधा मतलब है लैंडस्लाइड, अचानक पानी आना और सड़क संपर्क टूटने का खतरा। तो अगले 2 दिनों के बारे में क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक? इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी यूपी और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट है। 21 अगस्त को जम्मू कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड तक, यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और पूर्वोत्तर तक बारिश का खतरा बना रहेगा। और वही बात करेंगे दिल्ली के, जहां सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कल एसीबी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। सेवा ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर से जुड़ा है मामला, जिसमें अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत है। तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 25 अगस्त को अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी। तो देखिए किस तरीके से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई, और इस पूरे मामले पर सत्येंद्र जैन की तरफ से बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए जब जब चुनाव नजदीक आते गए, भारतीय जनता पार्टी जो कि इस तरीके से चुनाव के दौरान चुनाव आने वाले होते हैं तो इस तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आती है। हालांकि जिस तरीके से जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हुई नजर आई हैं सत्येंद्र जैन के ऊपर, उसमें ऐसी भी बातें सामने आते हुए कि 1.5 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप इनके ऊपर लगा है। और ऐसे में अब चूंकि 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो देखना होगा जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान क्या कुछ बातें सामने आती हैं। ठीक है, ऑर्डर आज करा है कोर्ट ने और जुडिशियल कस्टडी मांगी थी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, और उनको जुडिशियल कस्टडी मिल गई है। हमने अब कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था और वी टोल्ड द कोर्ट दैट दीज टेंडर्स वर अवॉइडेड व्हेन आई वाज इन अ जुडिशियल कस्टडी, सो आई कांट बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई वाज अ मिनिस्टर, आई वाज नॉट एन एक्सपर्ट टू टेक दीज डेली डिसीजंस. Court would have considered this. We have also moved bail, which will be considered by the court immediately on 25th or 26th. Now, there are no allegations of as such any money laundering, or there is no allegations that the bribes have exchanged or money has come to him. So that is what we pointed out to the court also, that there is no allegation as such against Mr. Jain for a Prevention of Corruption Act, that he's received any bribe, etc. The ED has also investigated the same. They have also not found anything against him. So I think the court would accept it when we argue it for the bail. और वहीं मिडिल ईस्ट की जंग में हर ओर धुएं का गुबार है। जोरदार बम धमाके, रोते बिलखते चेहरे पूरी दुनिया ने देखे, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा, बल्कि दावा करता रहा कि हॉर्मुज पर उसकी पकड़ को अमेरिका तमाम हमले करके भी नहीं ढीला कर सकता। हालांकि ट्रंप ने हॉर्मुज पर ईरानी कंट्रोल को लेकर ड्रोन हमले किए, सेना का इस्तेमाल किया। ईरान के सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना भी बनाया, लेकिन ईरान को डिगा नहीं सका। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है, उसने ईरान की हिडन स्ट्रैटेजी की ओर इशारा किया। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान ने कोई डील की है। दरअसल ओमान समुद्री रूट पर ईरान अब हमले नहीं कर रहा और ओमान के रास्ते कई जहाज गुजर रहे हैं, ईंधन ले जा रहे हैं। उन्हें अमेरिकी सुरक्षा पर पूरा भरोसा है और इस भरोसे की कई वजहें हैं। हॉर्मुज से 80% जहाजों का बाईपास, ओमान शिपिंग रूट पर बढ़े जहाज, अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पर भरोसा बढ़ा, ईरान ने जताया कड़ा विरोध, करेगा हमला। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का दबदबा कमजोर हो रहा है। ट्रैकिंग एजेंसी कैपलर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि पिछले 2 हफ्तों में हॉर्मुज से गुजरने वाले 80% से ज्यादा जहाजों ने ओमान की तरफ वाले शिपिंग रूट का इस्तेमाल किया है।
इस रूट को संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी मिली हुई है, लेकिन ईरान ने इसका कड़ा विरोध किया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बुल्गारिया में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने पर विचार कर रहा है, जिसने हाल ही में अमेरिकी विमानों के ईंधन भरने के लिए अपने बेजमेर हवाई अड्डे के उपयोग को मंजूरी दी है। दरअसल 1 महीने पहले ईरान ने ओमान से गुजरने वाले जहाजों पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया था और इन रास्तों का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर जबरदस्त बमबारी भी की थी। लेकिन अब कई जहाज सुरक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पर भरोसा कर रहे हैं और इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान इन जहाजों पर हमले भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल पूरा है। लेकिन खबरों के मुताबिक कच्चे तेल को ओमान की खाड़ी में खतरे वाले इलाके से बाहर ले जाकर दूसरे टैंकरों में ट्रांसफर करके आगे ले जाया जा रहा है और ईरान इस पर चुप है। तो क्या अमेरिका के साथ ईरान की कोई गुपचुप संधि हुई है, या फिर ईरान ने हथियार डाल दिए हैं, या ईरान कोई बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।